Hello, hello, hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So finally अब अपने सारे वीडियोस रिज्यूम होते हैं. मैंने आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग तक के टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है. हम हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेकर आ रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स. अकाउंटेंसी की मैंने लाइव क्लासेस बहुत सारी ले रखी हैं. ऑलरेडी हम लोग पूरी पार्टनरशिप कर चुके हैं. साथ ही शेयर्स का टॉपिक हम लाइव कंप्लीट कर चुके हैं. एंड कॉमर्स में वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर मैनेजमेंट. नाउ ओनली 2-3 चैप्टर्स आर लेफ्ट. उसके भी आपको वन शॉट वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे. आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. साथ ही मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम आज शुरू करेंगे एंड परसेंटेज बूस्टर में सिर्फ 54 सीट्स लेफ्ट है. अगर तुमने एनरोल नहीं किया है तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर सकते हो. साथ ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एंड्रॉइड पर और वी आर अवेलेबल नाउ ऑन iOS एज वेल. ठीक है, तो चलो भाई अब हम बात करने जा रहे हैं. ये सर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. चलो भाई अब इसको एग्जैक्टली ये नोट्स जो मैं लिखते जा रहा हूं ये आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ऑफ द एप्लीकेशन, जहां से आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे. ठीक है ना. तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. अब देखो भाई मान लेते हैं ये एक रेसिडेंट है इंडिया का. ठीक है ना. सिमिलरली और ये रेसिडेंट है मान लेते हैं रशिया का. और ये दोनों रेसिडेंट के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे उसका जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना लेंगे उसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो यहां पे लिखा भी है इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यूजुअली इट इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री. अब बात आती है जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम आगे बढ़ेंगे तो बाबूजी ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कंपोनेंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो चीजें आएंगी. पहला कंपोनेंट है बेटा जी करेंट अकाउंट और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट. अब ये करेंट अकाउंट क्या होता है. ये अकाउंट्स वाला करेंट अकाउंट नहीं है और कैपिटल अकाउंट नहीं है. अब बता समझते हैं. करेंट अकाउंट के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं 3 चीजों का. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इनविजिबल्स या ट्रांसफर्स का. आओ देखते हैं. द करेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू, यहां से पढ़ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इंटरनेशनल इनकम्स. मतलब हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस किस चीज का रिकॉर्ड किया जाएगा. गुड्स का, सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का. यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स जो होते हैं, पेंशन हो गया, गिफ्ट हो गए, ये स्कॉलरशिप हो गई, ये सारी चीजें. साथ ही साथ इंटरनेशनल इनकम्स का मतलब विदेश से कुछ पैसा आ रहा है उस चीज का भी. अब कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू चेंज इन असेट्स. जब हम असेट्स का चेंज रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बाबूजी कैपिटल अकाउंट पे. यहां पर असेट्स दोनों कैटेगरी के लिए जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट भी और फिजिकल एसेट भी. करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, ये बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ रही है. चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम डिटेल में जानते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है. मैं यहां पर एक तुमको अकाउंट बनाकर भी दिखा दे रहा हूं. लेट्स से ये करंट अकाउंट है. बहुत ध्यान से देखना बेटा. करंट अकाउंट की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड. अब क्रेडिट साइड होती है रिसीट, मतलब अगर पैसे आएंगे तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. डेबिट साइड होती है पेमेंट साइड, मतलब अगर पैसे जाएंगे तो हम उसे पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करने वाले. जैसे हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो पैसे आएंगे, रिसीट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. और सिमिलरली अगर मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, उसे हम डेबिट साइड पर लिखेंगे. सिमिलरली विद ऑल द ट्रांजैक्शंस. आओ देखते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं करंट अकाउंट का, विच इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज. तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो रिसीट होगी, इंपोर्ट किया है तो पेमेंट्स होंगी. ठीक है. अगला आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल ट्रांसफर एक तरफा प्यार वाली बात है. ठीक है ना, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस. जैसे अभी वैलेंटाइंस डे आएगा, आपको गिफ्ट मिलेंगे, आपने बदले में कोई गिफ्ट दिया नहीं है, आपको मिल रहे हैं गिफ्ट, वो क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर है. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर दोज रिसीट्स एंड पेमेंट्स व्हिच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न इन द करंट पीरियड. जैसे मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर हो गए, आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनको पेंशन मिल रही है. दिस इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. अब देखो, या तो यूनिलेटरल ट्रांसफर आपको मिलेगा या आप पे करोगे. मिलेगा तो आपके लिए
इनकम है करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, आपने पे किया तो आपके लिए एक्सपेंस है, आप करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर इसको दिखाने वाले हैं। तीसरी बात आती है यहां पर इनकम्स की। ये इनकम क्या है? इनकम आर क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इनकम। बहुत ध्यान से देखना, पहले तो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से पैसा आ रहा है, या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, मतलब मैं किसी के वहां काम करता हूं वो मुझे पैसा दे रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एटसेट्रा विच द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड अब्रॉड। लेट्स से तुम यहां, मैं इंडिया में रहता हूं और मैंने दुबई के अंदर बहुत सारा एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने वहां पर एक पेंट हाउस खरीद लिया, मान ले भगवान कभी बात ये सच हो जाए, तो पेंट हाउस ले लिया, तो वहां से मुझे रेंट आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल इनकम रिसीट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया विदेश की, वहां से मुझको डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो सब मेरे लिए इंटरनेशनल इनकम्स कहलाएंगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड फॉरेन करेंसी, दीज आइटम्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। पैसे आएंगे तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट के अंदर। सिमिलरली पेमेंट्स फॉर कैपिटल सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू द फॉरेन कंट्रीज, इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर सिमिलरली हमने रेंट पे किया, हमने डिविडेंड पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो हमारे लिए खर्चा है, वो इंटरनेशनल इनकम पेमेंट कहलाएगा। Compensation of employees includes wages and salaries received by residents of a country from non-residents. These earnings are entered into the credit side. अगर हमें compensation of employees मिला है, सैलरी वेजेस मिली है, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे, और हमने दी हैं तो डेबिट साइड पर दिखाएंगे। इतनी सी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको समझ में आ गया, साथ में यूनिलेटरल ट्रांसफर भी समझ में आ गया, और साथ में इनकम्स भी समझ में आ गई हैं। सिमिलरली हम बढ़ने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर। कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया है कि चेंज इन असेट को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दे शो चेंज इन स्टॉक मैग्नीट्यूड। जैसे कि अब देखना कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बात करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स एंड बोरोइंग्स, हमको विदेश से पैसे आ गए तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। कैपिटल रीपेमेंट्स बाय फॉरेनर्स, हमने किसी को पैसा दे रखा था, उसने हमको वापस कर दिया है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ गोल्ड्स, मतलब यहां पर मोर और लेस चेंज ऑफ असेट का ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी खतरनाक चैप्टर इसलिए हो जाता है बिकॉज यहां से छोटे छोटे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कि किसको कहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर आईएससी 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है ना? अब कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आते हैं। सबसे पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखना, ट्रेड मतलब गुड्स होता है, तो गुड्स का मतलब ट्रेड कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऐसे निकाला जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे निकालेंगे? करंट अकाउंट में सारी चीजें आती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐड करो, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल के अंदर सर्विसेज आती हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। किसी का भी बैलेंस कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में देखो तीन चीजें होती है ना, एक तो गुड्स होते हैं, एक इनविजिबल्स होते हैं, इनविजिबल्स में क्या आता है? आपकी सर्विसेज, और तीसरा होता है यूनिटल ट्रांसफर। इन सबको ऐड कर दिया गया तो हमारे पास बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा। सिमिलरली हम बैलेंस ऑफ कैपिटल भी अकाउंट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं भाई? चेंज ऑफ असेट को रिकॉर्ड करके, मेरे पास कितना असेट्स आए हैं, मेरे पास से कितने असेट्स गए हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, एंड सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकाला जाएगा? मुद्दे की बात यह है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा आसान है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज आती थी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब दोनों के ही बैलेंसेस को ऐड कर देंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल आएगा बेटा जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स relating to the items on account on which country makes payment to and receive payments from the rest of the world. कहना क्या चाहते हैं? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, दोनों को ऐड कर दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारे पेपर में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है वो यह पूछा जाएगा कि डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है। देखो बेटा, डिसइक्विलिब्रियम तीन तरह की सिचुएशन होती है। इक्विलिब्रियम समझोगे तो डिसइक्विलिब्रियम समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रिसीट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाएं। जितना रिसीट्स हैं उतना ही एक्सपेंडिचर अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है जब रिसीट्स इज मोर देन एक्सपेंडिचर और जब रिसीट्स इज लेस देन एक्सपेंडिचर। अगर कमाई ज्यादा खर्चे कम हैं तो इसको बोलते हैं सरप्लस बीओपी, और कमाई कम खर्चे ज्यादा हैं तो उसको बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी।
अब हमारे देश के लिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होना अच्छा है, सरप्लस की सिचुएशन होना अच्छा है। बुरा होता है जब हमारे देश में डेफिसिट होता है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात समझ में आ रही है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉजेज ऑफ एडवर्स बीओपी क्या है। ये एडवर्स का मतलब क्या है? जब रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। और मेरी बात मानो, इसमें एक दो पॉइंट नहीं पढ़ना, इसमें सारे के सारे पॉइंट पढ़ना, बिकॉज ये 100% आपके एग्जाम में आ रहा है। और बहुत सारे बच्चों के तो स्कूल के प्री बोर्ड में भी आया होगा ये क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन आपका इम्तिहान में शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। भाई मैं बता रहा हूं, आ रहा है तो मतलब आ रहा है ये क्वेश्चन। अब धीरे धीरे मैं हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, मैं रीड नहीं करूंगा आपको, लेकिन समझ में आएगा। रीडिंग आप कर सकते हैं बिकॉज हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है? फॉल इन फॉरेन डिमांड। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं हमारे देश में यह माउस बनता था, यह माउस विदेशों में खरीदा जाता था। तो जब विदेश में खरीदा जाता था तो मुझे विदेश से रिसीट्स मिलती थी, फॉरेन एक्सचेंज मिलता था, मेरे पास कमाई होती थी। लेकिन अब हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड फॉरेन में कम हो गई, तो अब फॉरेन से लोग हमारे गुड्स को खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो रिसीट्स मेरा कम होता चला जाएगा, और जब रिसीट्स कम होता चला जाएगा तो एडवर्स बीओपी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या तो कॉजेस पेपर में आने वाले या इसका करेक्शन पेपर में आने वाला है, आने ही वाला है। अगला है इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब यह बात समझना, हमारे देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसलिए जो सामान बन रहा है वो महंगा बन रहा है। अभी हमारे देश में मान लेते हैं ये माउस बनता है 500 रुपए का, और चाइना से हम इंपोर्ट कर सकते हैं और ये वहां से माउस मिल जाएगा मेरे को 100 रुपए का। तो इंडियन कंज्यूमर ही हमारे इंडिया का प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रह जाएंगे। काहे को? बिकॉज हमारे देश में इन्फ्लेशन है, और अगर हम विदेश से सामान इंपोर्ट कर ले रहे हैं तो हमें वो सस्ता पड़ रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा? अगेन एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जाएंगे और रिसीट्स कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी होता चला जाएगा। बेटा जी बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट भी। तीसरे पॉइंट पर आए, अगला है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? भाई देखना, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बड़े सारे पैसे लगते हैं। रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, घर बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, और मेट्रोज बनाने हैं, नए स्टेशंस बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जिसकी वजह से सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रिसीट्स वाली साइड कम है। इसकी वजह से एडवर्स बीओपी जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, गला ही दर्द हो गया। क्या यह बात तुम्हें समझ में आई कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है? अगला, इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको सेटअप करने के बाद हम अपने देश से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, उनको सेटअप करने में बड़ा पैसा लग रहा है यार। तो जब बहुत सारा पैसा इस तरह की इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में लगेगा तो अगेन एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा और रिसीट्स कम रहेंगी, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन में एडवर्स बीओपी जैसी बात को देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आई एम नॉट रीडिंग ऑल दिस फॉर यू बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन एक्सप्लेनिंग द पार्ट। रेस्ट रीडिंग पार्ट आई हैव गिवन द नोट्स, यू कैन रीड इट थॉरली बाय योरसेल्फ। मेरा काम आपको समझाना है, टॉपिक को आंखों के रास्ते दिल में उतारना है भाई, ठीक है ना? चलें बाबूजी आगे बढ़ा जाए। अगली बात क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। अब बात समझना, हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हम विदेश में सामान तो बेच ही नहीं पा रहे हैं। काहे को? क्योंकि हम जितना बनाते हैं उतना हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को नहीं मिल पाता है। अगला, अप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। अप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं पहले $1 बराबर 100 रुपए था, अभी $1 बराबर लेट्स से 70 रुपीज हो गया, तो हमारी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट हो गई। जब कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आप बात समझना, फॉरेनर आता था पहले $1 में 100 रुपए का सामान खरीदता था इंडिया से, अब $1 में सिर्फ 70 रुपए का सामान खरीदता है। तो फॉरेन आदमी के लिए हमारे देश का सामान महंगा हो गया, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी देखा जाएगा। अगला, इंक्रीज इन डेट बर्डन। अब हमारे देश में क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, हमको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करने के लिए बहुत सारा पैसा देश विदेश से लोन में लेना पड़ता है। जब हम लोन लेते हैं तो कॉन्स्टेंटली उसके इंटरेस्ट का बर्डन हमारे देश के ऊपर आता जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी जैसी सिचुएशन आने लग जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
अगला है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मेरे हिसाब से यह वाला पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है? देखा देखी करना। भाई अगर वेस्ट के लोग महंगे और ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं तो हमारे देश के लोग भी उनको कंजम्पशन पैटर्न को कॉपी करने लग जाते हैं। इवन दो हमारे देश के लोगों को उस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगते हैं, जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ जाता है और एडवर्स बीओपी जैसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में देखने मिलती है। समझ में आ रही है बेटा जी बात? आगे बढ़ूं। अगला है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब क्या? हमारे देश में लगातार तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे देश के लोगों का ही कंजम्पशन पूरा नहीं हो पा रहा है, हम खाक एक्सपोर्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं और एडवर्स बीओपी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है? हमारे देश में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं देखी गई, जिसकी वजह से कोई स्ट्रांग पॉलिसीज नहीं बन पाती हैं सो एज टू इंक्रीज द रिसीट्स एंड डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अब या तो बेटा जी पेपर में आपके कॉजेज आने वाले हैं, या आपसे पेपर में इसी टॉपिक का करेक्शन पूछा जाने वाला है। यह डेड श्योर बात है, 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। अब पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ये जो डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है ना, जिसमें रिसीट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसको सही कैसे करें? कैसे सही करें? एक्सपेंडिचर को कम करके रिसीट्स को बढ़ा के। पहला क्या है? डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। डेप्रीसिएशन मतलब $1 बराबर लेट से 50 रुपए था, $1 बराबर इसको 100 रुपए कर दो, हमारी कंट्री की करेंसी को डेप्रीशिएट कर दो। अब डेप्रीसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है, गवर्नमेंट करती है उसको। मतलब दोनों के मकसद सेम है। जब भी बेटा हमारी कंट्री की करेंसी को डिप्रिशिएट किया जाएगा, उस केस में हमारा जो इंडियन सामान है विदेशी लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले वो एक अमेरिकन आता था, $1 देता था और 50 रुपए का इंडिया का सामान खरीदता था। अब वो $1 देगा तो भारत से 100 रुपए का सामान खरीदेगा, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो रिसीट्स बढ़ने लग जाएगी और एडवर्स बीओपी की प्रॉब्लम कुछ हद तक सही होने लग जाएगी। तो एक पॉइंट है डेप्रिसिएशन और एक है डीवैल्यूएशन, दोनों का इंपैक्ट सेम होता है, एक्सपोर्ट दोनों से ही इंक्रीज किए जाते हैं। चलें अगला क्या है? इंपोर्ट कंट्रोल। अभी आपने कुछ साल पहले भारत की स्कीम देखी होगी कि हमें अपने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंपोर्ट कंट्रोल बोलता है कि हमें कोटास फिक्स करने चाहिए, हमें लिमिट लगानी चाहिए कि हम कितने का सामान विदेशी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। तो अब अगर हम लिमिट फिक्स कर देंगे, लेट्स से हमने 2022 में 1000 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट कोटा के हिसाब से हम 2025 में लेट से सिर्फ 600 करोड़ का ही सामान इंपोर्ट करेंगे। ऐसा करने से धीरे धीरे इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगेगी और आपका एडवर्स बीओपी सही होने लगेगा, एक्सपेंडिचर आपके कम होने लग जाएंगे। अगला क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन। ऐसी इंडस्ट्रीज जो हमारे देश से सामान एक्सपोर्ट कर सकती हैं उनको प्रमोट करो, उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाओ, उनको सब्सिडी ज्यादा दो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा माल विदेश की कंट्री में बेचें और ज्यादा से ज्यादा रिसीट्स लेकर आएं, ताकि एडवर्स बीओपी को डेटा ठीक किया जा सके। अगला क्या है? एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या है? डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को काफी बार इंटरवीन करना पड़ता है, जिसको हम लोग मैनेज और डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर एक बराबरी का संतुलन बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अगला है प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसका मतलब होता है बेटा वो सामान जो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेट्स से हम माउस चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, अब इस माउस को इंपोर्ट करने के बजाय हम ये माउस अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो जिसकी वजह से हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और हमारा एडवर्स बीओपी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या हुआ? अगला है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लगाना जिससे करंट डेफिसिट को दूर किया जा सके। मतलब द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बाय रेजिंग द बैंक रेट। भाई बहुत ज्यादा जब इंपोर्ट होने लग जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये बात समझ में आती कि लोगों के पास पैसे बहुत हैं, तो पैसे कम करने के लिए क्या करें? बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ा है ना, CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो,
बैंक रेट बढ़ा दो। ऐसा करने से लोगों की आप इनकम को कट करेंगे, जिससे उनके एक्सपेंडिचर पर होल्ड लगाया जा सकता है। सिमिलरली फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या? टैक्सेशन बढ़ा देना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देना, पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ा देना, सो एज टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिस्कल पॉलिसी भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने भी वाले हैं। समझ में आ रही है ना बात? और लास्ट क्या लिखा है? कैपिटल इंपोर्ट। कैपिटल इंपोर्ट का मतलब क्या है? जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाए आपके देश में, डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस कमी को पूरा कर सकते हैं दूसरे से पैसा मांगकर। पाकिस्तान जो करता है, दूसरे से पैसा मांगो, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसी के साथ हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, के साथ ही साथ कंटिन्यूएशन में है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। सिंपल सी बात है, $1 बराबर 100 रुपए है अगर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। अब देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? In a fixed exchange rate, the rate of exchange is officially fixed by central bank of the country by official action. Fixed exchange rate में market forces of demand and supply market को govern नहीं करती हैं। यहां पर RBI पहले से ही रेट फिक्स कर देता है। आज के देश में 90s में हमारे देश में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, लेकिन अब ऐसा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे देश में नहीं लागू है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही चल रहा है। अब दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर सरकार या आरबीआई गवर्न नहीं करती है, यह पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्न करती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट फ्री to be determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply। मैं भी बनाकर भी दिखाऊंगा डायग्राम। इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होती है क्लीन फ्लोटिंग, एक होती है मैनेज और डर्टी फ्लोटिंग। अब क्लीन फ्लोटिंग क्या होती है? सेंट्रल बैंक सेट्स aside completely and allows exchange rate to be freely determined in the foreign exchange market। कहने का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक का जब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज में, उसको बोलेंगे क्लीन फ्लोटिंग। और दूसरा मैनेज या डर्टी फ्लोटिंग होगी। इसका मतलब क्या है? यहां पर सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी एक्सचेंज रेट को बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बड़े अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन समझो, मैंने बोला पहले मेरी करेंसी थी $1 बराबर 50 रुपए, अब मेरी करेंसी हो गई है $1 बराबर लेट से 90 रुपीज। हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और यह डेप्रिसिएशन का कारण है फ्री मार्केट, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से अगर मेरी कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इसका उल्टा है, मतलब वैल्यू में इंक्रीज आना। पहले मान लेते हैं $1 बराबर 90 था, अभी $1 बराबर लेट से 50 रुपए हो गया है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। इसी का उल्टा होता है बेटा डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। मकसद सेम है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या? $1 बराबर 50 रुपए थे, अभी $1 बराबर 90 रुपए हो गए हैं, लेकिन यह होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट करती है तो डीवैल्यूएशन, अपने आप होता है तो डेप्रिसिएशन। सिमिलरली रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? पहले $1 बराबर 90 था, अभी $1 बराबर 50 रुपए हो गया, और इसको किया जा रहा है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, डेलिबरेटली हमारे देश की सरकार कर रही है, तो इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि यह फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है, और यहां से कुछ केस स्टडी तुमको लेकर जानी है। ठीक है ना भाई? चले भाई बनाया जाए। मान लेते हैं बेटा यहां पर रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, और यहां पर है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स। मान लेते हैं ये डिमांड ऑफ डॉलर्स है बेटा जी, और ये सप्लाई ऑफ डॉलर्स है। जहां पर ये दोनों कट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग एक्सचेंज रेट। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करता है उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और वहां पर एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। अब ये वाला सिचुएशन क्या हो गया? यहां पर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये हो गया एक्सेस सप्लाई का जोन।
ये हो गया एक्सेस डिमांड का जोन। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं तुम ये बात समझना। अब तुमसे पूछा जाएगा कि मान लेते हैं हमारे देश के अंदर सडनली लोगों ने आईफोन की डिमांड इंक्रीज कर दी है, लोगों को आईफोन बहुत सारा चाहिए, तो इससे एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्वेश्चन समझना, ये तुम चैप्टर नंबर 6 में मार्केट मैकेनिज्म में मेरे साथ पढ़ा था तुमने। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है। मैंने बोला डिमांड ऑफ डॉलर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमको आईफोन चाहिए तो आईफोन खरीदने के लिए ज्यादा डिमांड ऑफ डॉलर्स लगेगा, तो ज्यादा डिमांड ऑफ डॉलर्स लगेगा तो डी डैश यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ जाने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बेटा जी बढ़ जाएगा। अब इस तरह के चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इम्तिहान के अंदर, तो इसको तुमको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। सो ये था चैप्टर आपका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट का। जाओ जल्दी से डाउनलोड कर लो इसके नोट्स और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। जस्ट 54 सीट्स आर लेफ्ट इन द परसेंटेज बूस्टर कोर्स। जाओ और जाकर उसमें एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।